नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और शुरू करते हैं गोविंद मिश्र जी द्वारा रचित वह अपना चेहरा का अगला भाग। उस कमबख्त को मालूम तो होगा कि यहाँ कितनी गड़बड़ियाँ हैं और केशव दास है कि वह कहना क्या चाहता था। क्या केशव दास की वैसी हरकतों का अनुकरण कुछ और लोग कर रहे हैं, या अमरू सोचता होगा कि जब रेशमा से भी कोई घेंचू अफसर फ्लर्ट करेगा तब मजा आएगा। अमरू निखालिस मेरी ही तरह सोच रहा था क्या? वैसे इस मामले में केशव दास बहुत ही छोटा व्यक्ति है। वह आगे कह रहा था, सभी बदमाश हैं साले। बात दरअसल यह है कि केशव दास पुरानी टाइप का अफसर है, रईसाना, जागीरदाराना। काम सिर्फ जब मर्जी आई थोड़ा बहुत देख लिया, एक तरह से अच्छा ही रहा। अपने कारनामों के बाद उसे विभाग के लिए अच्छा या बुरा कुछ भी करने की फुर्सत ही नहीं रही, वरना क्या पता जो करता वह विभाग के लिए अच्छा ही होता। मैंने महसूस किया कि बात करते करते हम काफ़ी दूर निकल गए थे। इसका एहसास लौटते समय भी नहीं हुआ। यह ताज्जुब की बात थी, जब हम अपनी इमारत से पहले का गोल चक्कर पार करने लगे तभी महसूस हुआ। वहाँ का सिगरेट का खोंचा उठ चुका था, वरना मैं एक सिगरेट लगाता। अमरू नहीं पीता है। वह अपनी इकट्ठी हुई बोरियत को 3-4 माह में एकाएक ही बाल घुटाकर उगल लेता है। सुनो, तुम क्यों नहीं रचना को समझाते? पूरी सर्विस के लिए यह शर्म की बात है। मुझे लगा मैं रचना से उसके सहकर्मी की हैसियत से जल रहा था। उसे बहुत कुछ कितनी आसानी से मिल जाता है, और मैं सर्विस की बात मैंने फिर दोहराई नहीं, क्योंकि मैं खुद में सामने दूसरी बार नंगा नहीं होना चाहता था, न ही कोई दिखावा करना चाहता था। बात सिर्फ एक ही थी, कुड़न, और मैं हर बार उसे नया ढांचा पहनाता आ रहा था। सचमुच मैं अब भी तटस्थ नहीं हुआ था। जो भ्रम मैं इतने दिनों से पाले हुए था, ऐसा होता तो मुझे दिखाई देना चाहिए था कि रचना सिर्फ एक होशियार औरत थी, जिसने अपनी उम्र, रूप, सबका पूरा पूरा फायदा उठाया था। अपनी बची खुची जायदाद वह अब भी भुनाए जा रही थी। अब मजे के लिए कम और ठोस फायदे के लिए ज्यादा उसका क्या कसूर था कि वह महत्वाकांक्षी थी? कौन नहीं होता? तो यह भी गलत था कि मेरी कुड़न किसी और वजह से थी। हम दोनों की प्रशासकीय महत्वाकांक्षाएं टकरा रही थीं, बस। कुछ हो, अगर आमरू भी कभी यह खबर सुनाता कि रचना ने केशव दास को झिड़क दिया है, तो उसे भी बेहद खुशी होती। मैंने केशव दास और रचना को उस तरह की स्थिति में तो कभी नहीं देखा था, जैसे उसे और मिसेस शर्मा को देख चुका था। फिर भी मैं रचना को ही क्यों आमरू द्वारा कुछ कहलवाना चाहता था। यह भी बहुत संभव था कि रचना मिसेस शर्मा के मुकाबले ज़्यादा ही घाटों का पानी पी चुकी थी, जबकि मिसेस शर्मा के लिए शायद यह पहला मिस एडवेंचर था। आमरू ठीक ही कुछ नहीं बोला। किसी के भी कुछ कहने या कहलवाने की बात बचकाना थी। मैंने बात दोहराई नहीं, क्योंकि अब वह मूर्खतापूर्ण लगी। रचना के लिए अमरू उन कई एक व्यक्तियों में से एक होगा जो उसके दोस्त थे। वे उसे हुक्म देने वाले कौन हैं? उल्टे उससे हुक्म लें। कम से कम ट्रेनिंग कॉलेज में तो वह इसी लाइन पर सोचती थी, और यहाँ भी उसके सोचने के तरीकों में कोई खास परिवर्तन आया है, ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं देता था। अच्छा अमरू, एक व्यक्तिगत सा सवाल पूछूं? तुम्हारा संबंध रचना के काफ़ी गहरा और पुराना है। तुम्हें केशव दास और उसके बारे में सोचकर कैसा लगता है? भाई, खराब तो लगता ही है। वह हंसा। मुझे उसका हंसना अजीब लगा। वह एक खोखली या मुरझाई हुई हंसी नहीं थी, हंसी थी। वह अपना दुख नहीं छिपा रहा था, न इसलिए हंस रहा था कि कुछ किया नहीं जा सकता, सिर्फ हंस रहा था जैसे कोई इसी संसार के लीला व्यापार को देखता और हंसता है।
खराब तो सभी को लगता है भाई, पर मैं कुछ कुछ आदी हो गया हूँ ट्रेनिंग कॉलेज से ही। यही है जो देख रहा हूँ। फिर हमारी रचना भी कुछ उस तरह की बनी है। वह इन चीजों को ज्यादा महत्व नहीं देती। आदमी सिर्फ आदमी है। वह शायद किसी एक के बारे में ज्यादा सोचती भी ना हो। यह कैसे हो सकता है? तुम्हें लगता है ऐसा? हो सकता है। मैं साधारणीकरण कर रहा हूँ। लड़कियां जो एक साथ कई आदमियों के साथ चलती हैं, उनके लिए आदमी आदमी नहीं, सिर्फ एक मटेरियल होता है। ऐसी लड़की क्या किसी से प्रेम कर सकेगी? विवाहिता रह सकेगी कभी? कह नहीं सकता। मैं तो उसे मात्र एक दोस्त की तरह देखता हूँ। एक दोस्त जैसे तुम, अच्छा या बुरा। रचना में जबरदस्त महत्वाकांक्षा है। कुछ अच्छे ओहदे पाने के लिए वह कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, करती है। मैं क्या करूं? अमरू मुझसे बहुत ज्यादा समझदार और परिपक्व था। इन मामलों में मुझे भी ऐसे ही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, मैं सोच रहा था। कुछ स्पेशल पे की जगह आई थी, यह खबर थी। मुझे संतोष था कि मैंने किसी क्षणिक आवेश की झोंक में आकर केशव दास से अनबन नहीं कर डाली। मेरे चुने जाने में वह काफी मदद कर सकता था। रचना को आखिर उसी ने घसीटा था ऊपर। इन पोस्टों पर तैनाती माने विभाग में इज्जत ही इज्जत, और ऊपर से कुछ ज्यादा रुपए। क्या बुरा था? जो कुछ इधर हुआ था वह कुछ खास तो नहीं था। ऐसा तो होता ही रहता है। कुछ इस तरह की खींचातानी तो चलती ही रहती है। केशव दास कुछ मौकों पर मुझे काटता जरूर रहा हो। ऐसा नहीं था कि इस तरह से विशेष मौकों पर वह मुझे हानि पहुंचाने की सोचेगा। आखिर मेरे उसके घर के संबंध थे। केशव दास स्वयं ही कुछ दिनों पहले तक मुझे बेहद आत्मीयता देता रहा है। मैंने उसके कान में बात डाली। अभी फाइल मेरे पास आई नहीं। उस दिन उसने सिर्फ इतना कहा, तो क्या फिर याद दिलाऊं आपको? हाँ, कोई 7 दिनों बाद। निश्चित समय पर उसे फोन करके याद दिलाया। वह हमेशा की तरह फड़क रईसियत से बात कर रहा था, जैसे जो कुछ भी था सबका मालिक, असली करता धरता सिर्फ वही था। मैं संकोच में लड़खड़ा रहा था फोन पर। कुछ खुद से ही आक्रांत था, क्योंकि उसके सामने इस तरह हाथ फैलाए हुए अपनी हैसियत गिग्याते भिखारी से ज्यादा नहीं लग रही थी। मुझे लगा पिछले दिनों की अपनी सारी अकड़ और ऐंठ के बावजूद मैं परास्त कर दिया गया हूँ। मैंने स्वयं ही हथियार डाल दिए थे, एक मामूली से फायदे के लिए। आगे 1-2 बार फोन पर ही बातचीत में वह खिंचा खिंचा ही रहा। फिर एक दिन एकाएक उसने मुझे अपने ऑफिस बुला भेजा। बाकी बातें वही होंगी कहकर फोन रख दिया। क्या रेशमा और मुझको लेकर किसी बात की भनक उसके कान में पड़ गई थी? मैं रेशमा से उसके बाद से मिला भी नहीं था। उसके फोन जरूर आए थे। मैंने अफसराना व्यस्तता का सहारा लेकर उसे काटा था। तो क्या रचना पर कोई भभका आज जरूर उठने वाला था। मैं अपनी बात कह पाऊं या नहीं, वह जरूर कह डालता था, क्योंकि जिद्दी और अक्खड़ दोनों था। फिर मुझसे कुछ कहने में उसे किसी तरह का भय या संकोच नहीं होता था, जबकि एक चिकचिकाहट आकर ऐन मौके पर मेरी जीभ सुखा देती थी। उसने मौका अच्छा चुना था। वह अपने चुने हुए समय और स्थान पर लड़ना चाहता था। इस वक्त लालच मुझे और भी पीछे खींच रहने वाला था और वह गालियों से मुझे लथेड़ सकता था। मैं अकेले में उसके जूतों की मार भी सह लेता, क्योंकि इधर कई सालों से मैंने खुद को काफी कुछ जायज नाजायज सहते देखा है, सिर्फ इसलिए कि वक्त आने पर मेरा प्रमोशन न रुके। उसूलवादी के चक्कर में प्रमोशन गवा बैठने की हिम्मत मुझ में नहीं है। यह बात और है कि दूसरों के सामने अपना चेहरा बचाने के लिए मैं भी कुछ कहता बढ़ा चढ़ाकर कि मैंने यह कहा वह कहा, पर एकांत में वह मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। मुझे इतने दिनों का अपना सारा क्षोभ, आक्रोश, विद्रोह, वह जो कुछ भी था तब और भी बेकार लगा। कमरे में उसके पास कुछ और लोग बैठे थे। उसने मुझे एक तरफ लगे सोफे पर बैठने का इशारा किया। वह नहीं चाहता था कि कुर्सियों पर जो उसके सामने बैठे थे मैं उनका ध्यान आकर्षित करूं।
या जो बातें वहां हो रही थीं उनके बारे में जानूं। वे उसके ठीक नीचे के अफसर थे। उनमें से एक कुछ ज्यादा ही मक्कार था, एक घेंचू किस्म का आदमी जिसने अपनी सारी जिंदगी में शायद ही कोई भलाई का काम किया हो। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी समस्या पर सिर्फ उसी दृष्टिकोण पर उचक कर जा बैठता था जो दूसरे को नुकसान पहुंचाती। किसी को कष्ट पहुंचाना उसकी हॉबी थी। वह दलीलें पेश किए जा रहा था, कुछ ज्यादा ही तगड़े ढंग से। ऐसा लगा जैसे सब, यहाँ तक कि केशवदास भी इस व्यक्ति से दबता था, इसलिए कि यह काम जानता था, दूसरे इसलिए कि काम करता था। जबकि केशवदास कभी रचना के पास, कभी केशवदास के नाम पर सारा काम यही करता होगा। तभी ऐसा होता था कि अधिकांश नियुक्तियां, तबादले ऐसे होते थे जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते। 2-4 मामले जिनमें केशवदास की दिलचस्पी बहुत ज्यादा होती थी, वे तो निकल जाते थे शेष महारथी केशवदास के मातहत द्वारा प्रेम से कुचले जाते थे। वहां एक किनारे बैठे हुए मुझे कुछ वैसी धुकधुकी हो रही थी जैसे कभी इंटरव्यू में जाने के ठीक पहले होती थी। क्योंकि उसके कमरे में दर्जनों बार आया गया था, मैं अनायास ही तब वही करने लगा जो अपनी पुरानी धुकधुकी को काटने के लिए करता था, इधर उधर की चीजें देखना, उन्हीं के बारे में सोचना। कभी उसने बताया था कि पहले उसे सेक्रेटरिएट में एक बहुत छोटा कमरा दिया गया था। केवल इसी बात को लेकर वह वापस पंजाब जाने को तैयार हो गया था। वह केंद्रीय सरकार में नहीं आना चाहता था। चेयरमैन उसे काफी मानता था, इसलिए इस बड़े कमरे का इंतजाम कराया गया। एक अच्छा खासा कमरा था, कई ज्वाइंट सेक्रेटरी के कमरों से भी बड़ा। एक तरफ लंच के लिए पार्टीशन, सोफा, मेज पर रोविला लैंप, घूमती कुर्सी और पीछे हिंदुस्तान का एक बड़ा नक्शा। ऐसा नक्शा लगाकर अफसरान अपने कमरे में रोब का वातावरण फैलाते हैं, जैसे सारे हिंदुस्तान को जो कुछ लोग उठाए हुए हैं उनमें से एक वह भी हैं। फिर मैंने उनकी बातों का बिना सुनने का सा दिखावा करते हुए पीछा करना शुरू किया। वे किसी लिस्ट की बाबत पर बात कर रहे थे, सीनियरिटी लिस्ट, जिसमें इधर उधर मेरा नाम भी होगा। किसी तुच्छ सी जगह पर अंडर सेक्रेटरी जाहिर तौर पर नए लोगों के खिलाफ था और उन्हें लिस्ट में नीचा और नीचा गिराने की दलीलें पेश किए जा रहा था। कभी शक पकाकर मेरी तरफ शक की निगाहों से देखता कि कहीं मैं बाहर जाकर उसकी बातों को फैला तो नहीं दूंगा इधर उधर। बातों में केशवदास अपनी तथाकथित सारी दिमागदारी के बावजूद अपने ही नीचे के अफसर से लथेड़ा जा रहा था। केशवदास कई बार बात को खत्म करने के लहजे में बोलता दिखता और हर बार ही महारथी उसे आगे तक घसीट ले जाता। यह श्रीमान अपने ढंग की चीज था। बातचीत में हमेशा मिठास, लेकिन नंबर 1 का धूर्त, झूठा और मक्कार। कभी ऐसे किसी आदेश के बारे में पूछो जो इसके भी दस्तखत से निकल चुका हो, वितरित भी किया जा चुका हो, तो बोलेगा मुझे कोई खबर नहीं। अगर किसी फाइल को धीमा चलाने के लिए राजी भी हुआ हो तो कहेगा आई विल हैसन इट स्लोली। खुर्राट अफसर रिटायर होने के 1 महीने के भीतर मर जाएगा, मैं सोच रहा था। आखिर वे उठे। केशवदास ने उनको कुछ काम देते हुए विदा किया और फिर मेरी तरफ इशारा किया, हाँ अब आइए मिस्टर। वह जैसे मेरा नाम भूल गया था या लेना नहीं चाहता था, क्योंकि वे लोग दरवाजे पर ही होंगे। वह सिगरेट जलाने में लग गया ताकि वे लोग चले जाएं तब तक। बात कुछ गंभीर ही थी, तभी वह मिस्टर लगा रहा था मेरे नाम के सामने। उनके जाने के बाद कमरे में खामोशी घिराई, जिसमें मेरे अंदर का आतंक कुछ और गहरा हो गया। तब आप स्पेशल पोस्ट चाहते हैं। जाहिर था मैंने कुछ कहने की जरूरत नहीं समझी। वह आखिर इतना तो समझता ही होगा कि कुछ वजह होगी। मैं इतने दिनों से उसके पीछे लगा हुआ हूँ, यहाँ तक कि उसकी दुलत्तियाँ भी अक्सर खाता रहा हूँ। उसने मेरे सारे खाके को आंखें गड़ाकर देखा, जैसे पहली बार देख रहा हो। मुझे देखकर वह थोड़ा सा मुस्कराया, वही कुटिल मुस्कान जो उस दिन घर पर मेरे सामने रचना को फोन करते वक्त उसके चेहरे पर खिंची थी। एक टेढ़ी सी मुस्कान जिसमें वह दूसरों की बजाय
अपने आप पर ज़्यादा खुश होता दिखता होता। मैं कोई वेजा तो नहीं चाहता। जब मेरी ही सीनियरिटी के लोग लिए जाने वाले हैं, मैंने कहा। तभी कोई फ़ोन आ गया। वह बात करने लगा। मैंने वहाँ उस तरह बैठे हुए खुद को काफ़ी भोंडा और हास्यास्पद महसूस किया। मैं नहीं चाहता था कि मैं सिर्फ इसलिए एक किनारे कर दिया जाऊं कि मेरी कोई जान पहचान नहीं है। उसके फ़ोन रखते ही मैं अपनी बात को साफ कर गया कि मैं उसके सामने क्यों खड़ा था। खैर, वह फाइल तो अभी मेरे पास नहीं आई। तब उसने मुझे क्यों बुलाया था? क्या वह वाकई कुछ रेशमा के बारे में बात करना चाहता था? संयत ढंग से, और घर में उसे इतना संयत वातावरण न मिलता हो। मैं प्रश्नसूचक दृष्टि से उसकी तरफ देखे जा रहा था। फिर ये पोस्ट उतनी महत्वपूर्ण भी तो नहीं है। क्यों महत्वपूर्ण लगती है आपको? और कुछ नहीं तो पैसा तो ज़्यादा है। स्पेशल पे 75 रुपये से क्या खास फर्क पड़ता है? मैं निरुत्तर था। बात यह है कि मिस्टर, मैं सभी की सिफारिश करके अपनी जुबान हल्की नहीं करना चाहता। इससे एक दो केस जहां मैं वाकई चाहता हूं वे बिगड़ सकते हैं। केशव दास ने सुट्टा लेते हुए आखिर अपनी बात कह दी थी। तो क्या फ़र्क था? वह मेरे बारे में चाहता था पर वाकई नहीं चाहता था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।